आप कहाँ न्यूयॉर्क में बैठे हैं क्या? नहीं सर, ये बैकग्राउंड लगा रखा है, मैंने इसको हटा दूं क्या? नहीं नहीं, आपके घर का बैकग्राउंड अच्छा है तो अच्छा वही लगाइए, क्या दिक्कत है? वो ज्यादा नेचुरल लगता है। चलिए मैं वही लगाता हूँ। तू भी आ रहा है? तो अपने कंप्यूटर अच्छा ठीक है, आ जाना। आ जाना आ जाना। शिरीष को भी बैठना था। सर तो ये हमारा जो ये डिस्कशन होगा वो हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा? हिंदी में करते हैं नॉर्मल। जी सर। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए अमन, बिकॉज हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग जो बात कर रहे हैं, आफ्टर ट्वेल्थ, आफ्टर टेंथ, नो नॉट ट्वेल्थ के बाद, 10th के बाद से। सर मेरा नाम अमन पाराशर है। मैं गाजियाबाद में पैदा हुआ था। और यहाँ से ही मैंने अपनी स्कूलिंग करी 10th क्लास तक, सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल में। हम्म। उसके बाद मैं दिल्ली में डीपीएस मथा रोड में पढ़ा 11th-12th। वहाँ पर मैंने कंप्यूटर साइंस, पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस पढ़ा। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी करी, आई ट्रिपल और आईआईटी क्वालिफाई किया। और उसके बाद मैंने आईआईटी के अलावा एक और इंस्टीट्यूशन है एनएसआईटी, जो कि बराबर के लेवल पे आता है, तो उसको ज्वाइन किया और उसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच ली। और उससे पास होने के बाद मैंने पहले अपना जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, फाइनेंस की फिनटेक की कंपनी थी गुड़गांव में, उसमें काम किया। और उस टाइम पे फिनटेक बहुत बूम भी हो रहा था, क्योंकि 2016-17 के टाइम पे डिमोनेटाइजेशन का टाइम था। और तो उस टाइम पे फिनटेक का बहुत बूम था, तो मुझे, और जीएसटी भी नया नया उस साल इम्प्लीमेंट हुआ था, तो मुझे वहां पे काफी चीजें उस बारे में भी सीखने को मिली। उसके एक्सलेंट। बाद मैंने 2 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, 2 ढाई साल। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरा गिफ्ट है, जो मेरी मेन क्वालिटी है, वो यही है, कंप्यूटर साइंस और मेरी क्रिएटिविटी। तो उसके बाद मैंने वापस ज्वाइन करा अपनी आईटी इंडस्ट्री, और मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करा। लगभग मैंने 5 साल माइक्रोसॉफ्ट में काम किया। और पिछले साल मैंने फिर उसके बाद सेल्स फोर्स बैंगलोर ज्वाइन किया। तो एक तरह से आपके पास सेल्स फोर्स का 1 साल और 5 साल माइक्रोसॉफ्ट, प्लस आपका यूपीएससी 2 साल, और पेयू, पेयू का 3 साल। 1 साल पे। 1 साल, 1 साल। पेयू एक पेयू साल 1 साल। पेयू, 2.5 साल, 2.5 साल लगभग यूपीएससी की प्रिपरेशन करी यूपीएससी की थी। तैयारी की। और सेल्स फोर्स को भी मेरे को 8-9 महीने हुए हैं। तो अच्छा। मैंने दिसंबर में ज्वाइन करा था जी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको वापस जाकर के 10th में फिर से ऑप्शन मिले तो कुछ बदलना चाहेंगे कि जैसी चीजें हुई वैसे ही करना चाहेंगे? बिकॉज आज देखा जाए तो जो भी सॉफ्टवेयर की दुनिया में वन ऑफ द ड्रीम जॉब्स हो सकती है वो आपके पास है। जी। तो हाउ वुड यू ग्रेड योर सेल्फ, सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल, अकॉर्डिंग नहीं टू? सर, हाँ। मैं सक्सेसफुल, मतलब आई एम ओके, आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। वेरी सक्सेसफुल ऐसा तो नहीं लगता मुझे, नॉर्मली लगता है। क्योंकि एक बार आप जहाँ पे पहुंच जाते हैं, फिर आपके आसपास उसी तरह के लोग होते हैं, तो आपको नॉर्मली लगता है, तो मेरे को ऐसा। लेकिन हाँ, मुझे कई बार उसकी वजह से रिकॉग्निशन मिलता है, तो मुझे खुशी होती है, जैसे लोग पहचानते हैं कि भाई अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, सेल्स फोर्स में काम करता है, तो उस ब्रांड नेम की वजह से मुझे रिकॉग्निशन मिलता है। और कंपनसेशन भी अच्छा मिलता है, पर वो कंपनसेशन के लिए भी आप बहुत जल्दी यूज हो जाते हैं, आपको एक लेवल के बाद फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना काम और रिकॉग्निशन, उन चीजों से ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरे को जो काम मिले, मैं उसमें अच्छा कर रहा हूँ और मेरे को अच्छा रिकॉग्निशन मिले, रादर देन द पे स्केल। लेकिन इन टेक कंपनीज में पे स्केल ही बहुत अच्छा है। और दूसरी क्वेश्चन आपका था कि अब मैं 10th क्लास में वापस जाऊं तो मैं क्या चेंज करना चाहूंगा। सर 10th क्लास में मैं जो अपने डिसीजंस थे, मैं मोस्टली लेता था हर्ड मेंटालिटी से, या फिर सिर्फ ये कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अपनी खुद की थिंकिंग और खुद की इंडिविजुअलिटी डेवलप नहीं करी थी। मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। और मैं सिर्फ दूसरों से, अपने पेरेंट्स या बाकी लोगों पर निर्भर था अपने डिसीजन लेने के लिए। तो मैं अगर जाऊंगा तो मैं अपने आप को कहूंगा कि मैं एक्सप्लोर करना और डिसीजन मेकिंग सीखना उस पॉइंट पे जरूरी है। तो वो आपको आगे बेनिफिट करेगी। मुझे ये बताइए, व्हाट वर द की डिसीजंस आफ्टर 10 दैट शेप्ड योर करियर पाथ, एंड इफ यू वांट टू चेंज देम, हाउ वुड यू चेंज? 10th के बाद कौन कौन से सर, की डिसीजंस थे जो जिसने आपके करियर पाथ को इस तरह से यहाँ पर सक्सेसफुली पहुंचाया, और अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? सर, पहले तो 10th में जो मेरा डिसीजन था, वो मेरे फादर मदर ने लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और मैं अपने डीपीएस मथा रोड में गया था, तो मैं डॉक्टर पीसी, मैंने मैथ्स भी छोड़ दी थी और कंप्यूटर साइंस भी छोड़ दी थी, तो मैंने पीसीबी लिया था। और जैसे ही मैंने पहले दिन बायोलॉजी पढ़ी, तो मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे ये नहीं करना।
और मैंने दूसरे तीसरे दिन ही उसको छोड़ दिया, और दूसरे तीसरे दिन ही मैंने कंप्यूटर साइंस विद मैथ्स ले लिया, क्योंकि वहां पे जो डिसीजन था वो इस वहां पे मैंने लॉन्ग टर्म नहीं सोचा था, बस मुझे ये पता था कि भाई मुझे रटने वाली चीजें नहीं पसंद है, मुझे वो चीजें पसंद है जिसमें लॉजिकल एबिलिटी काम है, और मैं पहले से ही कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं 11th 12th में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स में, डिफरेंट स्कूल्स में जाता था, वहाँ पे कई बार मैंने प्राइज भी जीते, डीपीएस आर के पुरम, डीपीएस वसंत कुंज, सब जगह जाके वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते थे कोडिंग के, तो वहाँ पे मुझे काफी एक्सपोजर मिला प्रोग्रामिंग का। तो मुझे एक विजन मिला कि ये एक चीज है जिसमें मैं अच्छा भी हूँ और मुझे मजा भी आता है। लेकिन उस पॉइंट पे हमें आईआईटी की तैयारी करनी होती है, क्योंकि इंडियन सिस्टम ये होता है कि आपको, अगर आपको कंप्यूटर साइंस भी करना है तो आपको पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छा करना पड़ेगा, तब आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, तब आप वहां पे कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं। तो मेरी वो चीज थोड़ी सी डिप्रायोरिटाइज हुई और मुझे वापस अपना फोकस आईआईटी और इन चीजों में लगाना पड़ा। तो फिर उसके बाद मैं जाके मेरा एडमिशन अच्छी जगह हुआ एनएसआईटी में। अ, तो सर वहाँ पे एनएसआईटी में भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, क्योंकि बहुत होशियार लोग थे जो कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छे थे, और उन लोगों के बीच में मुझे एक डायरेक्शन मिला, और फिर मैंने इवेंचुअली इसी को अपना करियर बनाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अगर आप मुझे चेंज करना प्रोग्रामिंग चाहेंगे तो। पसंद सॉरी, ये आप कंटिन्यू करिए। सर मुझे प्रोग्रामिंग पसंद थी पहले से ही, लेकिन मुझे एग्जैक्टली मार्केट की नॉलेज नहीं थी कि मुझे मार्केट के हिसाब से क्या करना है। मतलब मुझे ये पता था कि मुझे प्रोग्रामिंग होते हैं, इसमें कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उससे मजा आता है, उससे मैं जीतता हूँ, मेरा मैथमेटिकल और वो चीज़ स्ट्रांग है। पर वो मार्केट में मुझे क्या रिलेट करता है, वो बहुत डिफरेंट चीज थी। आपको कोई चीज पसंद भी हो सकती है, लेकिन उसकी मार्केट में क्या चीज है, मार्केट रेलेवेंस क्या है, वो एक डिफरेंट आंसर है टोटली। अगर मैं सर कोई चीज चेंज करना चाहूंगा, तो मैं 10th के बाद, मुझे अगर कंप्यूटर पसंद था, तो मैं आईआईटी की तैयारी में जो मैंने टाइम लगाया उसके अलावा मैं अपना जो यूएस एजुकेशन है उस तरफ अगर मैं जा सकता, क्योंकि वहां पर हमारा प्रोफाइल और आपकी जो एजुकेशन जो आपने करी है, वो इट इज मोर अबाउट कि आपकी प्रोफाइल क्या है, और आपका ओवरऑल सीवी क्या है, और आपके प्रोजेक्ट्स क्या है। तो वहां पे वो एजुकेशन इस तरह की है कि वो सारे हमारे प्रोजेक्ट्स पे फोकस करती है, ना कि मैं वो 2 साल लगाऊं उस तैयारी में जो मुझे बेसिकली 10 लाख लोगों में से टॉप 10,000 में आने के लिए मेहनत करनी है। वो एक बहुत अच्छी मेहनत थी, उसने मेरे को लाइफ में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आज कह सकता हूँ कि मैंने 10 लाख लोगों में 1700 रैंक लाई। लेकिन जो मेरा इवेंचुअल पर्पस था वो उससे अलाइन नहीं होती। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहा हूँ, पर मुझे पढ़ना कंप्यूटर साइंस है, तो वो उससे अलाइन नहीं होती। लेकिन वो मेरी एक बहुत बड़ी सक्सेस है जो मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस देती है। तो शायद अगर मैं कंप्यूटर पे ही पहले से ही ध्यान देता, तो मे बी मैं तब और ग्रो कर पाता उस फील्ड में, प्रोजेक्ट्स कर पाता बड़े लेवल पर, जो मैंने नॉलेज बाद में कॉलेज या जॉब में ली है वो पहले से मुझे आ पाती। ये वैसे क्वेश्चन था, डिड यू ऑलवेज नो दैट यू वांटेड टू गो इनटू टेक, और डिड दैट क्लैरिटी कम लेटर? कि आपको पहले से पता था कि मुझे टेक में जाना है, कि ये क्लैरिटी कब एग्जैक्टली कब आई कि मुझे टेक में जाना है? सर ये हालांकि मैं प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा था और मैथ्स और लॉजिकल एबिलिटी में, पर ये क्लैरिटी जब मैंने पेयू छोड़ी, यूपीएससी की तैयारी करी, उसके बाद मुझे आया, क्योंकि उस पॉइंट पे मैंने एक्चुअली अपने आप को एक्सप्लोर किया। पहले तो मैं हर्ड मेंटालिटी में चल रहा था कि मेरे को, मैं अच्छा हूं तो मेरे को साइंस लेनी है, और कंप्यूटर्स में अच्छा हूं तो मेरे को कंप्यूटर साइंस लेनी है। लेकिन जो एक्चुअल फिर अपने आप को मैंने देखा कि मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ, मुझे क्रिएटिव चीजें करना पसंद है। तो जो मैंने अपनी पर्सनालिटी एक्सप्लोर करी वो तब करी जब मैंने अपना पहला जॉब करा। उसके बाद मैंने कुछ टाइम जब यूपीएससी की तैयारी करी, तो मुझे समझ में आया कि मेरे एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है, मेरे एक्चुअल सब्जेक्ट्स क्या हैं जिनमें मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि यूपीएससी में हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो उन सबको पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो एरिया है, मैं आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, तो मुझे क्रिएटिव पसंद है और मेरे अंदर लॉजिकल एबिलिटीज भी हैं। तो इन दोनों के साथ अगर जो क्लब करके बहुत अच्छा जो फील्ड है, वो मेरा फील्ड ही है कंप्यूटर साइंस, और इसीलिए फिर मुझे इसी में जाना चाहिए। तो आपको यूपीएससी की कंप्यूटर तैयारी के साइंस, बाद आपको आइडिया आया ये चीज, यूपीएससी की ये तैयारी करने के क्लैरिटी आई बाद? क्योंकि सर मुझे पहले मार्केट नॉलेज नहीं थी। मुझे ये पता था कि मुझे प्रोग्रामिंग पसंद है, वो मेरी हॉबी थी। जैसे एक स्पोर्ट्स एक हॉबी होती है, प्रोग्रामिंग एक हॉबी होती है। लेकिन ये चीज मेरे को एक्चुअल में, फिर जब तक मैं मार्केट में गया, सब चीज एक्सप्लोर करी, तब जाके समझ में आया कि मेरे को यही लेकिन फील्ड मार्केट करना का है। नॉलेज तो जब तक आपको जॉब नहीं मिलती तब तक तो हो नहीं सकती। क्या किसी को ऐसे, बिकॉज, तो कैसे मिलेगी? जैसे आप जैसा बच्चा है, 10th 12th के बाद उसने इंजीनियरिंग कर ली, और या तो 10th के बाद ही उसने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना शुरू कर दिया, मैथ्स पे और कोडिंग पे ध्यान देना शुरू कर दिया, तो उसको मार्केट का नॉलेज होगा कैसे? सर ये चीज हमारे करिकुलम का एक नेगेटिव हिस्सा है कि हमें, हमारे करिकुलम में
सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं, पर एक्चुअल में जो हम करेंगे उसके रिलेवेंट कुछ नहीं पढ़ाया जाता। जैसे कि कॉर्पोरेट में अगर आप कोई इंसान पढ़ रहा है तो उसको कॉर्पोरेट में जाना है। कॉर्पोरेट में डिफरेंट करियर्स हैं। कॉर्पोरेट में जो नॉन टेक करियर्स हैं और टेक्निकल करियर्स हैं। टेक्निकल होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग, कोई नेटवर्क इंजीनियर है, कोई आईटी इंजीनियर है, कोई डेवऑप्स इंजीनियर है। उसके अलावा इंजीनियरिंग मैनेजर्स हैं। उसके अलावा नॉन टेक्निकल होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे डिविजन्स हैं एक कॉर्पोरेट के अंदर। पर इस चीज की नॉलेज स्टूडेंट्स को हमारे करिकुलम में ना तो उनकी इंजीनियरिंग में दी जाती, ना उनके स्कूल में दिया जाता। और उनको तभी के तभी पहले ही डिसाइड करना होता है कि क्या करना है उन्हें लाइफ में। तो ये हमारे एक सिस्टम का फ्लॉ है, और मुझे लगता है कि ये नॉलेज आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, जो हम इस चैनल के थ्रू या डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू इन लोगों को दे सकते हैं कि आपको एक्चुअल में जो करियर है उसमें क्या होता है, जो मार्केट में है क्या होता है। आज आपको हिस्ट्री पसंद है, लेकिन हिस्ट्री का मार्केट रेलेवेंस क्या है। आप जब मार्केट में जाएंगे तो क्या आपको हिस्ट्री से कोई नौकरी मिलेगी। आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ने के बाद क्या आपको उसके लिए मार्केट रिलेटेड कोई नॉलेज मिलेगी। आप उसको इंटेलेक्चुअली तो एंजॉय कर रहे हैं, पर एक्चुअल में जब आप जॉब करेंगे तो वो कौन सी चीज है, कौन सी स्किल्स हैं तो जो काम आएंगी। तो जो हमारा इसलिए इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा सॉट आफ्टर है, क्योंकि वो मार्केट से रेलिवेंट है। वो जॉब्स, और ह्यूमैनिटीज को कम प्रेफर करा जाता है कि ह्यूमैनिटीज में जो जॉब है वो मार्केट से रेलिवेंट नहीं है। तो ओवरऑल ये फ्लॉ है। ये मेरे साथ भी, मैंने भी यही फेस किया कि जब मैं जॉब करने गया तब मुझे पता चला कि एक्चुअल मार्केट क्या है, क्या गवर्नमेंट जॉब्स हैं, क्या क्या अवेलेबल है, क्या प्राइवेट जॉब्स हैं, और फिर मैंने अपना डायरेक्शन सेट किया। तो वो मेरे को क्लैरिटी 23 24 25 साल की उम्र में आई, जो कि शायद कॉलेज जाने से पहले ही एक्सपेक्ट करी जाती है कि हो। तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, इट इज़ वेरी मच रेलिवेंट फॉर चिल्ड्रन हु आर नाउ गोइंग टू ग्रेजुएशन एंड 10th पास कर रहे हैं। और मार्केट का एक तरह से एक्सपोजर ऐसे चैनल्स के थ्रू उनको हो सकता है, एटलीस्ट बेसिक बेसिक, है ना? यस सर, बिल्कुल। क्योंकि अ, अभी वो जो डिसीजंस लेते हैं वो डिसीजन सिर्फ इस बेस पे लेते हैं कि अगर आप अच्छे हैं, आप अगर 80% से ऊपर ला रहे हैं, 90% से ला रहे हैं, तो जनरली आप साइंस ले लेते हैं। आप 60 80% के बीच ला रहे हैं तो आप कॉमर्स ले लेते हैं, और आप वीक स्टूडेंट है तो आप ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं। तो इस तरह का एक जनरल पैटर्न सा बन गया है सोसाइटी में कि वीक स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं। और या फिर कुछ स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे लेते हैं, जो कि मैं सही मानता हूँ। जो स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे लेते हैं वो फिर भी हम्म। उसको एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन जनरली लोग सिर्फ हर्ड मेंटालिटी की वजह से एक साइंस और एक स्ट्रीम पिक कर लेते हैं। पर अगर उनको नॉलेज हो कि उन्हें आगे क्या करना है, उनको उसको बैकवर्ड ट्रेस कर पाए कि अगर उनको 5 10 साल बाद क्या करना है, उनको इस नॉलेज के बेसिस पे, मान लीजिए अगर किसी को लगता है कि उसको डॉक्टर बनना है, या उसको इंजीनियर बनना है, तो अगर उसको डॉक्टर बनना है तो वो बैक ट्रेस करे तो उसको बायोलॉजी पढ़नी है, और उसको यहाँ से ये चीजें करनी है। तो वो बैक ट्रेस, वो क्लैरिटी उस अभी 10th क्लास में, क्योंकि उस स्टूडेंट ने एक्सपोजर नहीं लिया होता, ना तो उसको नॉलेज होती, ना उसको एक्सपोजर होता, तो वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि वो 5 10 साल बाद क्या करेगा, ना उसने वो काम किया होता। तो वो डिसीजन टोटली उसके पेरेंट्स लेते हैं कि उन्होंने देखा होता है वर्ल्ड, तो उस बेसिस पे वो एक डिसीजन ले लेते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर आपको डिसीजन लेना है 10th क्लास के बाद कि आपको क्या करना है, तो आपके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक आपकी बैकवर्ड लुकिंग, एक आपको पीछे अपना देखना होगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और एक फॉरवर्ड लुकिंग कि आपको एक्चुअली जो मार्केट सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको करना क्या है। आप सकते हैं कि आज तक आपने 10th क्लास तक जो पढ़ा है, आप किस किस चीजों में अच्छे हैं, किस किस चीजों को आप एक्चुअल एंजॉय करते हैं। 10th क्लास तक की पढ़ाई एक कॉमन पढ़ाई है। वहां पर आपने कोई भी आज तक कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया। अब आपको एक बड़ा डिसीजन, पहला बड़ा डिसीजन लेना है कि आपको इन 3 ब्रांचेस में से कौन सा ब्रांच लेना है। तो ये आप अपनी पीछे देख सकते हैं कि आपको कौन सी स्किल सेट पसंद है। एक बहुत अच्छे यूट्यूबर ने एक डिसीजन मेकिंग का तरीका बताया है। उसमें उन्होंने कहा कि देर आर 4 ways टू मेक अ डिसीजन। वन इज कट, सेकंड इज कैटेगराइज, थर्ड इज कॉन्क्रीट, सेकंड इज कॉन्क्रेटाइज, थर्ड इज ग्रुप, एंड फोर्थ इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कट का मतलब है कि अगर आपको जो चीजें नहीं पसंद, जैसे आप 10th क्लास में आपको लगता है कि आपको कॉमर्स नहीं पसंद, तो आप उसे, या आपको ये सब्जेक्ट नहीं पसंद, आप उन्हें कट कर दीजिए कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा। दूसरा, कॉन्क्रेटाइज, कि आपको फिजिक्स पसंद है, ये चीज पसंद है, ये आपको केमिस्ट्री पसंद है, या हो सकता है आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पसंद है, उन्हें कॉन्क्रेटाइज करिए, उनके बारे में और नॉलेज लीजिए, उन्हें कॉन्क्रेटाइज करिए। तीसरा, उन्हें ग्रुप करिए, कि आपको अगर ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पसंद है तो ग्रुप करके आप इसमें यानी कि साइंस ले सकते हैं। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी पसंद है, लेकिन आपको तो चूज एक ही चीज करनी पड़ेगी। तो उस बेसिस पे
वहां पे फिर ग्रुप करना पड़ेगा कि क्या ग्रुप है जिसमें आपको मैक्सिमम चीजें पसंद है, और फिर आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं कि अब इन चीजों के बारे में और जानकारी लेके, कॉम्प्लेक्स जानकारियां कि भाई ये मैं पढ़ूंगा तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या आगे जो मेरे करियर में हेल्प करेंगी, तब आप उस डिसीजन को ले सकते हैं। सबसे पहले आपने बताया कट, उसके बाद जी कॉन्क्रेटाइज, उसके बाद जी। फिर ग्रुप, और फिर लास्ट ग्रुप, पे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। तो ये एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजी है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जब भी मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इस स्ट्रैटेजी का यूज करता हूँ। अगर मेरे सामने 10 डिसीजंस हैं तो मैं पहले उन्हें कट करता हूँ जो डिसीजंस अनइम्पोर्टेंट है। अगर आपको कॉमर्स नहीं पसंद है, अगर आप यहाँ पे, आपका लाइफ का पहला डिसीजन है, आपको 3 चीजों में से चुनना है कि आपको साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, या फिर आपको ह्यूमैनिटीज लेनी है। अब इन 3 में से आप उसे पहले कट कर दीजिए जो आपको नहीं पसंद, जो आपको बिल्कुल पता है कि आप नहीं कर सकते, आपको करना ही नहीं है। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आप उसके बाद उसको कंक्रेटाइज करिए कि भाई अच्छा इनमें क्या क्या है जो मुझे एक्चुअली पढ़ना है। मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, मुझे पसंद है, या ये पढ़ना है जो मुझे फिजिक्स पसंद है, या वो ज्योग्राफी पसंद है। फिर आप उन्हें ग्रुप कर सकते हैं कि अगर ये ग्रुप बनता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी का ग्रुप है, या मैथ्स का और ह्यूमैनिटीज का ग्रुप है, तो आप मैथ्स और प्लस ह्यूमैनिटीज का भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, या फिर आप साइंस विद इकोनॉमिक्स का ऑप्शन होता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आपको अवेलेबल कराए जाते हैं स्कूल के करिकुलम में, कि आप विदाउट मैथ्स ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एज अ फोर्थ सब्जेक्ट वो ले सकते हैं। तो ये चीज आप उसको ग्रुप कर सकते हैं कि आप क्या चीज आपके लिए सही कॉम्बिनेशन बन रही है। फिर उन ग्रुप्स में फाइनली आपके पास 2 या 3 ग्रुप हैं, आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चाहिए कि आप उनके बारे में डेप्थ में स्टडी करिए कि एक्चुअली में इसकी मार्केट रेलेवेंस क्या है, इन हर एक ग्रुप में आपको क्या चीज है जो आपको मार्केट में हेल्प करेगी वो बनने में जो आप बनना चाहते हैं। तो ये एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी बहुत यूजफुल है। एक एक रिसेंटली मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो मुझे बड़ा लॉजिकल लोग हैं वो बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रिसेशन टाइप का, रिसेशन नहीं एग्जैक्टली बट जॉब शिफ्ट आएगा जिसमें 99% नौकरियां जैसी आज चल रही हैं वो सब बदल जाएंगी। तो मोस्टली एआई इंटीग्रेटेड रहेगा, या तो एआई करेगा या तो लोग जो एआई को यूज कर रहे हैं वो करेंगे। उस सिनारियो में आज जैसे श्रीश है या इनकी उम्र के बच्चे हैं, श्रीश अमन भैया मिले उन्हें पहले, हाँ, तो इनकी उम्र के हाँ। बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिकॉज ये पढ़ रहे हैं, वही बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो उनको किस चीज पर फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्यूचर? या तो एज एज यू सी द मार्केट, बिकॉज यूर इन माइक्रोसॉफ्ट के साथ आपका एक्सपीरियंस है, सेल्स फोर्स के साथ एक्सपीरियंस है। मैंने सुना अभी सेल्स फोर्स पेलेंतिर जैसा कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत चल रहा है कि उसको प्रेज वेज कर रहे हैं और बनाना भी चाहते हैं इस टाइप का। सो लुकिंग एट द सिनेरियो ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एआई, व्हाट डू यू सजेस्ट पीपल लाइक इनके जैसा ब्रेन क्या करे आप आपके हिसाब से? सर देखिए, मूर, गॉर्डन मूर एक फाउंडर थे इंटेल के। उन्होंने कहा था कि हर 1.5 से 2 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती है। आप हर 1.5 2 साल में, मतलब इन्होंने फंडामेंटली ये कहा था कि एवरी 1.5 to 2 years द कंप्यूटेशन पावर ऑलमोस्ट डबल्स। इसका मतलब है कि हर 2 साल में आपकी कंप्यूटेशन पावर बढ़ बढ़ जाएगी। जो इंटेल के जो चिप्स होते हैं, पहले बचपन में 4 GB के आते थे, फिर 8 GB, फिर 10 GB, आज 1 TB की हार्ड डिस्क आती है। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज होती है। इसका मतलब ये है, ये सब जो ये डिस्कशन है इसका मतलब ये है कि 10 साल बाद जब शिरीष अपने नौकरी पर जाएंगे, आज चूंकि वो 15 साल की उम्र में है, 10 नहीं तो 8 साल 7 साल बाद, तब में और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज आ चुका होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का चेंज बहुत तेज है। हमने नाइन जावा, जो गूगल, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये ज्यादा पुरानी नहीं है। गूगल 2000 में स्टार्ट हुई है, 1998 में स्टार्ट हुई है। हम्म। 2004 में मेटा स्टार्ट हुई है, फेसबुक स्टार्ट हुई है, पहले फेसबुक के नाम से थी, फिर बाद में मेटा हुई है। तो ये कंपनी ही टोटल 20 से 25 साल पुरानी है। पिछली जनरेशन जो हमारी, उन्होंने तो ये कंपनीज देखी भी नहीं है। जब हमारी जनरेशन बॉर्न हुई तब उन्होंने ये कंपनीज देखी। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो गई। आप क्या कर सकते हैं? अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। जैसे जैसे मैं कंप्यूटर साइंस में व्हाट पढ़ता इज हूँ, फंडामेंटल? जैसे मैं जैसे मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ, तो कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स होते हैं जो कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स होते हैं। इस पॉइंट पे अगर वो मजबूत है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आप उसको तुरंत तुरंत सीख सकते हैं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आज जो टेक्नोलॉजी है जब आप मार्केट में जाएंगे तो वही होगा। वो चेंज हो चुकी होगी। देर इज अ वेरी गुड चांस कि वो टेक्नोलॉजी आज की चेंज हो चुकी होगी। जैसे हमारे टाइम पे जब मैं पास आउट हुआ तो जावा बहुत रेलिवेंट थी, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है।
एंड्रॉयड एंड्रॉयड में आया तो एंड्रॉयड में फिर कॉटलिन ज्यादा रेलिवेंट हो गई। जिस तरह जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, तो एक नई लैंग्वेज आ गई कॉटलिन, वो जावा बेस्ड है। पर लैंग्वेजेस बहुत तेजी से चेंज होती हैं, हर साल हर 2-3 साल में कोई नई लैंग्वेज डेवलप होती है। अब एआई आ गया है तो एआई ही कोड कर रहा है, तो पता हम्म। चलेगा कि कुछ टाइम बाद हमें कोडिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ उसको ट्रेन करना है एआई को कि आप किस तरह कोडिंग करना है। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। अगर आपको टेक्नोलॉजी फील्ड में रेलिवेंट लेना है तो आपको अपने फंडामेंटल स्ट्रांग रखने हैं, और आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत तेज करनी है कि आप उन फंडामेंटल्स के बेसिस पे कैसे आप तेजी से लर्न कर पाए। क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते कि आपको टेक्नोलॉजी आती है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज हो रही है। हर बार कुछ नया आ रहा है, आपके सामने नई प्रॉब्लम सेट दिया जाएगा, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना है कि आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप कुछ भी अभी मेमोराइज करें और सोचें कि वहां पे एग्जिस्ट करेगा, वैसा नहीं। केवल आपके फंडामेंटल्स हैं जो वहां पे एग्जिस्ट करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं जो वहां पे आपकी एक्चुअली हेल्प करेंगी। तो फंडामेंटल्स में आपने एक चीज बताया, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, जी। एक कंप्यूटर कंप्यूटर की फील्ड में और क्या चीजें हैं? सर, चीजें तो काफी हैं। जो बेसिक कंप्यूटर कैसे बना होता है पूरी एक इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है कि एक कंप्यूटर जब बनता है तो उसके अंदर कैसे उसकी वर्किंग होती है, डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं। तो इन सब के पीछे जो मैथमेटिकल लॉजिक्स हैं, जो मैथमेटिकल बेस हैं, वो क्या है एल्गोरिदम्स के। तो ये सब चीजें एक कंप्यूटर साइंस करिकुलम में पढ़ाई जाती हैं। अब बहुत डेप्थ में तो जाया नहीं जा ठीक है, सकते ठीक है, क्योंकि ये ठीक है, एक ठीक जनरल है। डिस्कशन है। लेकिन उसको हम्म। एक अपना जो बेस है इस टाइम वो मजबूत करने का टाइम है, ताकि आपसे आप जब नई चीजें जो आए हम्म उसको तुरंत सीख सकें। आपसे जब ये बात हो रही थी फोन पर ना कि इनको कंप्यूटर साइंस करना है, तो आपने एक चीज कही थी, मैथमेटिक्स के बिना यू कैन नॉट बिकम अ गुड कंप्यूटर साइंटिस्ट। सो अब जी मैथमेटिक्स में भी कौन सी चीज है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, या क्या सब्जेक्ट है जिसमें कि हो सकता है इनको अभी उसका बेस कमजोर हो तो उसको हम स्ट्रांग करा सकते हैं? सर, कंप्यूटर जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर 0-1 की भाषा समझता है, ऑन और ऑफ की भाषा। 0-1 0-1, तो एक हम्म। बाइनरी लैंग्वेज पे बेस्ड है। तो कंप्यूटर का जो फंडामेंटल है वो मैथमेटिक्स है। जो हम्म। एक डिजिटल सिस्टम है 0-1 0-1, तो उसका एक बेस मैथमेटिक्स है। तो आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो 12th क्लास तक पढ़ाए जाते हैं, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गए, या फिर आपके ट्रुथ टेबल्स हो गए, या फिर आपके अलजेब्रा तो शायद बहुत ज्यादा यूज मैंने नहीं किया कंप्यूटर साइंस में। पर मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम्म। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आती हैं, तो उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को जब आप कंप्यूटर साइंस में डिकोड करेंगे तो आपकी सारी 12th क्लास तक की जो मैथ्स की स्किल है वो सारी की सारी काम आती है। क्योंकि सर हम जब कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम उसको रियल वर्ल्ड को देखते हुए बनाते हैं। मान लीजिए आपको एक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो आप पहले देखेंगे कि स्टोर में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। उस स्टोर के हिसाब से आप वो बनाएंगे, तो आप बनाएंगे कि उस बुक्स का कैसे अरेंजमेंट होना है अल्फाबेटिकली, तो आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। सॉर्टिंग में अगेन आपको मैथ सीखनी पड़ेगी कि सॉर्टिंग में किस तरह एल्गोरिदम लगता है सॉर्टिंग का, कि ग्रेटर देन इनइक्वालिटीज काम आएंगी उसमें। उसमें आपका रिकर्शन मतलब कैसे कंपैरिजन हो रहा है, कैसे उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो ये फंडामेंटल्स हैं, कंप्यूटर के बेसिक्स हैं। पर आपको मैथ्स की हर चीज काम आएगी जब आप अपने आसपास सारे सॉफ्टवेयर बनाएंगे हर चीज से रिलेटेड, तो आपको सब चीजें काम आएंगी। इनफैक्ट बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं, मान लीजिए कोई मेडिकल फील्ड में सॉफ्टवेयर आ रहा है तो उसको मेडिकल की भी नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेडिकल फील्ड का सॉफ्टवेयर बना रहा है। तो कोई भी नॉलेज ऐसी नहीं है कि जो मतलब इरेलीवेंट है। पर मैथ्स की वजह से, क्योंकि आप जो सारा काम कर रहे हैं उसको आप एक तरीके से मैथमेटिकली अपने कोड की फॉर्म में लिखते हैं, जो कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर लॉजिक की भाषा समझता है। तो आप रियल वर्ल्ड को, कंप्यूटर को लॉजिकली उसको बता रहे हैं। तो जब आप इनके बीच में एक ब्रिज बनाएंगे तो आपको लॉजिक चाहिए होगा, लॉजिक आपको मैथ्स देगी। आपको मैथ्स सीख के वो लॉजिक आएगा। तो आप वो कंप्यूटर पढ़ते पढ़ते भी सीख सकते हैं, लेकिन वो मैथ्स आपको वो इंपॉर्टेंट बेस देता है, इवेंचुअली आपको वो सीखना ही पड़ेगा। हम्म। अच्छा, कैन अ स्टूडेंट विदाउट साइंस बैकग्राउंड स्टिल एंटर टेक और स्टार्टअप वर्ल्ड? यस सर, मैंने ऐसे काफी केसेस देखे हैं जिन लोगों का बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस में नहीं था। जनरली क्योंकि हमारा जो इंजीनियरिंग का सिस्टम तो ऐसा बना हुआ है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ के ही आप इंजीनियरिंग के एंट्रेंसेस दे सकते हैं। मैं इस सिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर साइंस इंटरेस्ट है तो क्यों आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की इतनी डेप्थ में जाना है। लेकिन और इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं। मुझे बाहर के जो यूएस के सिस्टम है उसमें पता है कि आप इन 11th 12th तक अगर आपने कॉमर्स भी ली है
तब भी आप अपनी एप्लीकेशन में लिख सकते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, और आप अपना वहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जीआरई देना होगा, आपको 12th के बाद तो सैट देना होगा। सैट देकर आप वहाँ पे जा सकते हैं पढ़ने के लिए। अगर आपने नहीं भी लिया है तब भी आप उसको पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आप बीसीए भी कर सकते हैं। तो वो चीजें आप बिना कंप्यूटर साइंस के बेस के भी कर सकते हैं। और रही बात मार्केट की और नौकरी की, तो आपको, अगर आप में स्किल सेट है, अगर आप में अच्छी नेटवर्किंग है, तो आपको एंट्री मिल सकती है, आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप इंटर्नशिप में 6 महीने में जितना सीखेंगे, आपकी शायद 2-4 साल की पूरे कॉलेज की एजुकेशन के बराबर नहीं होता जितना आप एक 6 महीने की इंटर्नशिप में सीख सकते हैं। वो टोटली एक नई लर्निंग होती है। ये सारी चीज बेस बनाने के लिए स्कूल स्कूल और इंजीनियरिंग, आप फिर जहां वो इंटर्नशिप में जाके सीखते हैं तो एक्चुअल रियल वर्ल्ड की चीजें सीखते हैं। लेकिन अगर आपके मैथ्स के फंडामेंटल साउंड नहीं है या कंप्यूटर के फंडामेंटल साउंड नहीं है, तो आपको वहां मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वो चीजें वहां सीखनी पड़ेगी। वो मेहनत या तो आप अभी कर सकते हैं या उसे तब कर सकते हैं। लेकिन आप वहां जाके अगर आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप वहां सीख सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो तो आपके ऐसा हिसाब नहीं से है। तो आपके हिसाब से अगर एक बच्चे को डिग्री के बजाय ही कैन गो इनटू इंटर्नशिप और सेल्फ लर्निंग विद प्रोजेक्ट वर्क्स अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फार बेटर है आज की डेट में। जैसे आजकल तो लोग स्टार्टअप चालू कर देते हैं टेक विदाउट इवन मतलब ड्रॉप आउट करके करते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग हैं। हाउ हाउ फीजिबल इज दैट? सर, इट इज मोर रेलिवेंट टुडे, क्योंकि आज की डेट में बहुत टीनेजर्स हैं। शायद 20 साल पहले, ये 30 साल पहले मुश्किल हो, बहुत मुश्किल था, लेकिन आज ये और इजी हो गया है, क्योंकि एआई की वजह से आपको सारी नॉलेज है। आप एआई का थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बना के, आप उसको, आजकल टीनेजर्स ने इतने इतने बड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं, इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जो एक्चुअल में उनको बहुत अच्छे अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आज की डेट में लोग एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं, एंड्रॉयड ऐप बना के आप उसको प्ले स्टोर पे लॉन्च करिए और फिर उसको उनको उनको उसका रेवेन्यू आने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आज की डेट में इंफॉर्मेशन अच्छे से अवेलेबल है, एआई अवेलेबल है जो आपको कोडिंग में हेल्प कर सकता है। तो ये प्रोजेक्ट्स बना के एक्चुअल में हो सकता है कि आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है और आपको अच्छे रिटर्न्स भी आए। तो ये प्रोजेक्ट्स करना सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मार्केट के क्लोजेस्ट चीज है। जो आप चीज आप इंजीनियरिंग में सीख रहे हैं या आप अपने 11th 12th में सीख रहे हैं, वो सब फंडामेंटल्स हैं। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो आपकी इंजीनियरिंग में रेलिवेंट भी नहीं होते। आपके कई सारे सब्जेक्ट्स जो सिखाए जाते हैं, मे बी अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी सिखा दी जाती है, फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी सिखाई जाती है, या आपको थोड़ा फिजिक्स भी सिखाई जाती है। वो ज्यादातर चीजें रेलिवेंट नहीं होती हैं आपके एक्चुअल काम में। लेकिन जो ये आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो एक्चुअली में आप मार्केट के बेसिस पे करते हैं कि मार्केट में क्या है, क्या क्या चीज की जरूरत है। और जब आप उसको बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये चीज मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो वो जो आपको नॉलेज देती है वो अनमैच्ड है, वो किसी और चीज से मैच नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक्चुअल मार्केट के क्लोजेस्ट है। हमने आधे घंटे बात कर ली, पता है। दस जी। मिनट हमारे पास है। आ, दो तीन अब सवाल लेते हैं। आपके पास और टाइम है कि हो गया मतलब? नहीं सर, मैं हूँ अवेलेबल अभी। ठीक है। मेरे को 9:30 पे एक मीटिंग है, उसके अलावा तो फिर। ठीक ठीक। Industry insights from your experience at Microsoft and sales. What qualities make someone stand out in top companies? सर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मुझे हम्म। लगता है कि एक मेरा पहले से ही एक अच्छा एप्टीट्यूड था, और उसके अलावा जो मेरे को अच्छे कॉलेज जाने की वजह से एक अच्छा नेटवर्क मिला। तो मेरे को उस नेटवर्क की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में कोई रेफरल देने के लिए अवेलेबल है मेरे एक कॉलेज के सर्कल का, या मेरे को सेल्स फोर्स में कोई रेफरल देने के लिए इमीडिएटली अवेलेबल है, या एक मेरा अच्छा रिज्यूमे है। तो ये सब चीजें, जो मेरा बैकग्राउंड अच्छा बनता है, जो मेरे डिग्री से और जो मेरे वर्क एक्सपीरियंस से, वो ओवरऑल हेल्प करता है नेक्स्ट जगह पे। तो एक अच्छा बैकग्राउंड प्लस एक अच्छी नेटवर्किंग आपको हेल्प करता है वहां पहुंचने में। और वहां जो चीज सरवाइव करने में हेल्प करती है, आपकी टेक्निकल स्किल्स, और उसके अलावा आपकी टाइम मैनेजमेंट एंड पीपल डीलिंग एबिलिटी, कि आप काम को कितनी तेजी से समझ के उसको फिनिश कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और दूसरा, आपकी लोगों से कैसे, उनको डील करने की एबिलिटी कैसी है, आपको अपने मैनेजर से, अपने प्रोडक्ट मैनेजर से, आपके डिजाइनर से, आप उससे किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें आपका सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया। उसमें 3 पैरामीटर्स पे
हम हमारी रिपोर्ट जनरेट करी जाती थी हर 6 महीने पे। हम लोगों को पूछा जाता था कि आपने क्या इम्पैक्ट किया। तो उसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं था कि जो आपने कंट्रीब्यूट किया, उसमें ये भी इंपॉर्टेंट था कि आपने दूसरों के लिए क्या हेल्प करा, आपने दूसरों के लिए उनकी सक्सेस में कैसे कंट्रीब्यूट करा, आपने उनको कैसे हेल्प करा। तो वो सारी चीजें जब हमारा एनालिसिस होता था तो वो सारी चीजें देखी जाती थी। तो इस तरह की कंपनी ऐसा एनवायरनमेंट देती हैं कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको क्विकली चीजें सीखनी पड़ेंगी, बहुत उनको सीखना पड़ेगा, और एक अच्छा वहां पे एनवायरनमेंट और नेटवर्क डेवलप करना होगा कि आप अपने पीयर्स की भी हेल्प कर पाए। तो ये सब चीजें, और एक अच्छा नेटवर्क डेवलप करना होगा, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करती हैं इन कंपनीज में ग्रो करने के लिए। हम्म। एक चीज आपसे मुझे इतनी देर तक बात करने के बाद समझ में आया कि ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्केट एंड ट्राई टू लर्न स्किल्स एज क्लोज टू द मार्केट एज पॉसिबल, जितनी जल्दी से यस। जल्दी पॉसिबल हो सके। और अभी लास्ट में आपने बताया टाइम मैनेजमेंट एंड पीपल डीलिंग एबिलिटी, इरिस्पेक्टिव आप यस। किसी भी कंपनी में हैं। यस। What field beyond engineering like design, data, product businesses are growing and open to students today? सर ये सारे फील्ड्स रेलेवेंट है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर जब डिजाइन होता है तो उसमें हम्म। डिजाइनिंग भी चाहिए, और उसमें एक प्रोडक्ट मैनेजर का भी रोल होता है जो एक्चुअल प्रोडक्ट की डिफाइन डेफिनेशन देता है कि वो प्रोडक्ट बनना क्या है। एक इंजीनियर का काम होता है कि आपको कैसे करना है, हाउ, उसका वो जवाब देता है कि कैसे होगा। एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है व्हाट, कि भाई क्या बनना है। और एक डिजाइनर उसको एक्चुअल उसकी एक इंप्रेशन देता है कि ये इस तरह का इंप्रेशन है जो कि आपको बनाना है। तो इन सब लोगों का बराबर कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज्यादा सुनने में इसलिए आती है ये रोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का रेशो ज्यादा होता है कंपनी में जो मार्केट में रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि डिजाइनर एक ही चाहिए होता है, उस पर 8 या 10 इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर एक ही होता है जो प्रोडक्ट की डेफिनेशन पे काम कर रहा होता है। लेकिन इंजीनियर्स 8-10 चाहिए, क्योंकि उनको एक्चुअल में वो चीज इंप्लीमेंटेशन करनी होती है रियल वर्ल्ड में। वो लोग उनको रोड मैप देते हैं कि डिजाइन इस तरह का डिजाइन बनेगा और प्रोडक्ट इस तरह का बनेगा। लेकिन उन इंजीनियर्स को वो एक्चुअल में सारे रियल वर्ल्ड सिनारियोस को देखते हुए उसको इंप्लीमेंट करना होता है, जो कि अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स काम है। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं उनका रेशियो ज्यादा रहता है। तो मार्केट में इसलिए इंजीनियर्स की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज जॉब्स, क्योंकि जो एक प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में उनकी जरूरत ज्यादा है। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट में बता रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट में इस तरह का था। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में ये ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट के लोग, लेकिन जनरली यही रहता है बड़ी कंपनीज में ज्यादातर। प्रोडक्ट मैनेजर और इंजीनियर्स का रेशियो देखा जाए तो प्रोडक्ट मैनेजर एक होता है, इंजीनियर्स 7-8 या 10 या और भी ज्यादा हो सकते हैं। हम्म। तो इस तरह का रेशियो रहता है। तो ये सब जॉब रेलिवेंट है, लेकिन मार्केट में जो ज्यादा डिमांड में है वो सॉफ्टवेयर वाले, क्योंकि प्योरली बिकॉज ऑफ नंबर, क्योंकि वो ज्यादा नंबर में चाहिए एक कंपनी को। मेरे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। आप कोई चीज बताना चाहेंगे श्रीश को या हमारे सब्सक्राइबर्स को जो 10th 12th पास करके अब निकले हैं और टेक में जाएं कि कहीं क्या करें? मोस्टली टेक के लिए बात करना चाहते हैं बिकॉज यू आर फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड। क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप इस उम्र में आते तो क्या करते? सर ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और जिसको शायद मैंने आंसर नहीं किया, कि आपने पूछा था कि एआई की वजह से जॉब्स हाँ हाँ। पे आगे खतरा है। तो उसको मैंने प्रॉपरली शायद आंसर नहीं किया, तो मैं उसको भी एक बार जवाब देना चाहूंगा। सर हर बार हर 10-15 साल में नेचर ऑफ जॉब्स चेंज होती है। आप अगर देखेंगे तो 15-20 साल में पहले पोस्टमैन आते थे, आज की डेट में आपको पोस्टमैन नहीं दिखते। लेकिन 15-20 साल पहले जो स्विगी डिलीवरी वाले होते थे और जोमेटो डिलीवरी वाले होते थे ये नहीं एग्जिस्ट करते थे। तो ये आज की डेट में, तो एक तरीके से कहें जो पोस्टमैन थे 20 साल पहले, आज वो स्विगी और जोमेटो डिलीवरी वाले बन गए। तो हर 10-20 साल में जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो आपका जॉब अपग्रेडेशन होता है। तो आप एक डिफरेंट चीज पे काम कर रहे होते हैं। तो वो जॉब हटते नहीं है, उनका नेचर एडवांस हो जाता है। उनका नेचर एडवांस होने का मतलब है कि आज अगर लोग जैसे सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हैं, कल को हो सकता है कि एआई स्पेशलिस्ट हैं जिनका काम होता है एआई को ट्रेन करना, एक कंपनी में उनकी वैकेंसीज बढ़े। तो नेचर ऑफ जॉब टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होती रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हट गया, वो अपग्रेड हो गया, मतलब वो ज्यादा स्पेशलाइज हो गई। पहले वो कम स्पेशलाइज थी, उस अब आज वो ज्यादा स्पेशलाइज हो गई। पहले पोस्टमैन साइकिल पे आता था और उसको कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उसके पास देखने के लिए। आज वो शायद इलेक्ट्रिक बाइक्स पे आते हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी है देखने के लिए कि उनको किस लोकेशन पे जाना है। ये जो डिलीवरी वाले एजेंट्स होते हैं। तो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके सामने नए चैलेंजेस होंगे, नई टेक्नोलॉजी होगी, तो वो अपग्रेड करेगी। तो वो जो चीजें थी, जो बेसिक जॉब्स थे, वो हट रहे हैं, उनकी जगह दूसरे एडवांस जॉब्स आ रहे हैं।
तो अपग्रेड करेंगे तो शायद जॉब्स की कमी नहीं है। हम्म। पहला सर चीज ये थी। अरे, दूसरा, आप कह पूछ रहे हैं कि 10th वाले लोगों को मैं क्या एडवाइस देना चाहूंगा। सर मैं कहूंगा कि आप तीन चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। पहली बात, आप एक्सप्लोर करने से और एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि ये एज है जिसपे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप इंक्विजिटिव रहिए, आप हर चीज के बारे में जानिए। आप ये मत सोचिए, आपको डिसीजन जरूर लेना है कि आज के हिसाब से आपको क्या करना है, पर आपको एक्सप्लोर, आज आज का डिसीजन ये नहीं कि आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, आपको 5-10 साल बाद उसको रिकवर कर सकते हैं। तो आप इंक्विजिटिव रहिए, एक्सप्लोर करिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। सिर्फ दूसरों के जो डिसीजंस हैं उनको मत करिए, खुद की इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग डेवलप करिए। ये एक बहुत अच्छा टाइम है जो आप अपनी डिसीजन मेकिंग डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, आप जो बाकी चीजें हैं पढ़ाई के अलावा, जो हमारे करिकुलम में नहीं पढ़ाई जाती, उनको मत इग्नोर करिए। पहली बात, फाइनेंस के बारे में नहीं पढ़ा जाता, पैसे के बारे में नहीं पढ़ाया जाता हमारे कॉलेज, जो स्कूल और कॉलेज में, जो कि अगर नौकरी के बाद जैसे आप शुरू करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा हो जाती है, कि आपको एक्चुअल में पैसा किस चीज में मिल रहा है। अगर आपको किसी चीज में पैसा नहीं मिल रहा तो वो आपकी स्किल रेलिवेंट ही नहीं। आपको अभी ना अगर बीच में बंद हो जाएगा तो मैं आपको दोबारा लिंक भेजूंगा 5 मिनट के अंदर अंदर। जी 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 ठीक है। जी। तो हम्म। ये सब चीजें को सीखना ना बंद करें जो उनके करिकुलम के बाहर है। उन्हें लगता है कि वो चीज रेलिवेंट है, पर फाइनेंस के बारे में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखें और इन्वेस्ट करना शुरू करें, तो उनको 10 साल बाद शायद बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन जाए, उनका फील्ड ही चेंज हो जाए। तो वो चीजें वो आज से ही सीखें। पैसे के बारे में, पीपल डीलिंग के बारे में, कि लोगों से कैसे डील करना है। सिर्फ पढ़ना ही उनका काम नहीं है, लोगों से कैसे डील करना है। लोग, क्योंकि जब आप सोसाइटी में जाएंगे तो आपसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि आप किस तरह लोगों से डील करें, किस तरह बिहेव करें जब एक मैच्योर पर्सन बनेंगे। तो वो अगर आप अभी से सीखेंगे तो आप आगे चल के अपनी कंपनी में, अपनी सोशल अपने सोशल एरियाज में एक बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ये सब चीजें अभी से आपको फाउंडेशनली सीखनी चाहिए। अपनी हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में आपको सीखना चाहिए, कि एक्चुअल में हैप्पीनेस है क्या, आप किस चीज को चेज कर रहे हैं। अपनी लाइफ की फिलोसफीज डिफाइन करनी चाहिए, कि आपकी लाइफ की फिलोसफी क्या है। आप किसी और की फिलोसफी पे चल रहे हैं या अपनी कोई फिलोसफी बना रहे हैं। आप जब अपनी फिलोसफी बनाएंगे तब आप अपने डिसीजन ले पाएंगे, कि आपकी लाइफ की फिलोसफी ये है, आप उसके हिसाब से डिसीजन ये हैं। तो ये सब चीजों को पढ़ना और सीखना बंद नहीं करना चाहिए। सिर्फ करिकुलम नहीं पढ़ना आपको, उसके अलावा सब कुछ पढ़ना है आपको। सिर्फ एक लिटरेट नहीं बनना, आपको एजुकेटेड बनना है। आपको आपको ना थॉट प्रोसेस खोलना है। और तीसरी चीज सर, मार्केट के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए, कि मार्केट में एक्चुअल स्किल क्या है, जो मैं कर रहा हूँ वो मार्केट से रिलेवेंट है या नहीं है। आज अगर मुझे हथौड़ा मारना पसंद है, लेकिन मुझे उस हथौड़े की वजह से, मारने की वजह से कोई एक्चुअल जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो मैं उस हथौड़े मारने से क्या करूंगा आगे जाके? चलिए, श्रीश के साथ तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। इट वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल, आई एम टेलिंग यू। एक्चुअली श्रीश के साथ हम ऑलमोस्ट 3 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो आपने बताया जी ना, 4 चीजें कट, जी तो शीश ने अभी जी 3-4 महीने पहले केमिस्ट्री कट करवा दिया। फिर हम फिजिक्स के जी साथ कर रहे थे तो अब फिजिक्स भी कट करवा दिया मैंने। इसको अब जी कंप्यूटर और एआई पढ़ना है। अब मुझे एक आपसे सजा, अभी जैसे आपसे बात करके समझ में आया कि ही शुड बी स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एज सुन एज पॉसिबल। और अपनी पूरी 12th की मैथमेटिक्स, 11th 12th की जैसा हो सके उसको पी डाले। ये 2 चीजें उसको जरूर करनी है। ये जी। समझ में आया। मेरे जैसा बुढ़ा आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है टेक में, हम लोग जा सकते हैं अब इन द टेक। अब एआई आ गया है तो मुझे भी ये चीजें सीखनी चाहिए अगर मुझे जाना है तो। बिल्कुल सर। आप मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर समझने के लिए मतलब लर्निंग कैपेबिलिटी है, तो आप बिल्कुल उसको सीख सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। मेन चीज है कंप्यूटर को बात करना। आप कोडिंग मतलब कंप्यूटर से बात करना। आप जैसे नॉर्मल इंसान से बात कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर से बात करना है टेक्निकली, क्योंकि वो लॉजिक की भाषा समझता है। आज की डेट में एआई ने उसे और आसान कर दिया है, क्योंकि आज आज के बीच में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आपको पूरी लैंग्वेज भी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ एआई को लिखना है कि मुझे इस तरह की लैंग्वेज लिख के दो, मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर बना के दो। आपके पास बहुत सारे असिस्टेंट हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। लेकिन जनरली बहुत यंग लोग इसमें रह पाते हैं, करते हैं। और जो थोड़े से जिनकी एज मतलब एक मिडिल एज में आ जाते हैं, वो उसको, क्योंकि उनको एक 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 माइंड में उनकी स्टेबिलिटी आ जाती है, उनको लर्निंग की जो एक भूख होती है वो कम हो जाती है। या फिर मैं कहूँ तो सीखने की जो एबिलिटी होती है
वो थोड़ी सी कम हो जाती है, आपके थॉट्स कंसोलिडेट हो जाते हैं। तो आप मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर केस में ट्रू है, पर लेकिन एज के साथ ऐसा होता है कि आपकी लर्निंग की एबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं रहती जितनी आप बहुत यंग एज में रहती है। और इसीलिए कंप्यूटर्स में जो यंग लोग होते हैं उनको बहुत अच्छे पैकेज मिल रहे हैं, बहुत अच्छा वो आगे निकलते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जनरली जो यंग लोग उसमें ज्यादा है। तो अगर ये कैपेबिलिटी जो भी इंसान किसी भी एज में रख सकता है सीखने की, तो वो टेक्नोलॉजी को सीख सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो बहुत तेजी से चेंज होती है। आपको मैंने देखा है जो जो पुराने लोग हैं, जो बहुत सालों से कोई भी चीज कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक एक तरह की एक्सरसाइज है कि मुझे बाइसेप्स की ट्रेनिंग है, ये है। तो ये सब चीजें आपने एक सीख ली और 10 साल भी यही रहेगा, 20 साल भी यही रहेगा, तब से यही ट्रेनिंग है। लेकिन कंप्यूटर जो आज आपने सीखा, पता चला साल 2 साल में चीजें नहीं आ गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो आपको अपने आप को तेजी से उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, हर वक्त सीखना पड़ेगा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुझे आता है। मैं आज की डेट में नहीं कह सकता कि मैंने इतने साल हो गए, मुझे 7-8 साल काम करते हुए, कि मुझे कुछ आता है, क्योंकि जैसे ही मैं कुछ काम शुरू करूंगा एक नई टेक्नोलॉजी और एक नई प्रॉब्लम मेरे सामने होगी। तो अगर आपके अंदर लर्निंग एप्टीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, तो आप टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं और समझ के उसको तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपके लर्निंग नहीं है या प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, तो मैं कहूंगा कि उसको डेलीगेट करना अच्छा है यंग लोगों को, कि आप लोग सीख, आप लोग करो इसको इम्प्लीमेंट। आपके अंदर बिजनेस नॉलेज है तो, कि आपको लोगों का और बिजनेस का आइडिया है, तो आप बता सकते हैं कि मेरा ये विजन है, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो आप इसको डेलीगेट करके भी कर सकते हैं। क्रिश, तुम कुछ भैया से पूछना चाहोगे? मैं एक्सप्लोर कहाँ से करूँ, क्योंकि अभी मैं कल मैं बैठा थोड़ा बहुत ढूंढने, तो मैं तो हम्म। ऑनलाइन दो तीन ही मुझे मिले। एक मुझे एडेक्स वेबसाइट मिली जिसपे हार्वर्ड के दो तीन मिले। बट अभी ऐसे मेरे पास ढूंढ भी रहा हूँ तो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड वे में। मैथ्स में जो ढूंढ पा रहा हूँ थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से बात कर पा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे गया तो उस पे थोड़े बहुत कोर्सेज मिले एआई के ऊपर। मुझे एक्सप्लोर करना भी हम्म। नहीं आता है ढंग से। इनफैक्ट मैंने तो शीश के लिए एक एक चीज मैं खाली बोलूं। आज इनकी मम्मी बोल रही थी कि शीश के लिए कंप्यूटर टीचर खोजो। तो हम्म। हमको लगा लखीमपुर में तो कोई होगा भी नहीं, और प्रैक्टिकल जो लोग फील्ड में हो तो बहुत ही कम है मार्केट वाले। तो अगर हम्म। आप, फिर मैंने अमन को फोन किया। अमन एसएपी लैब्स में हमारा स्टूडेंट है। तो उसने कहा, सर हम्म। आप शीश को क्या क्या चीज सिखाना चाहते हैं ये बताइए। अब मैं एकदम इसके ऊपर जी। जीरो ही हो गया। तो आप जी मुझे ये गाइड करिए, जैसे हाँ इनका क्वेश्चन यही है, एक्सप्लोर कैसे करें। और एक अच्छा अगर मेंटर मिल जाए जो अभी से धीमे धीमे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सके, और वो चीजें जो रेलेवेंट है उसको सीख सकें। हाउ टू स्टार्ट विद दैट? सर, मुझे लगता है कि ये जो टाइम है 10th क्लास का, आप आपको इसको, एक तो आपको पहले डिसाइड करना है अपना करियर आगे क्या ले जाना है, एक वो सवाल है। दूसरा आपका सवाल है कि आपको कंप्यूटर साइंस में क्या करना है। तो हम्म। ये शायद पहले सवाल के तो हम बात कर चुके हैं, ये दूसरा सवाल है कि उसे कंप्यूटर साइंस में कैसे एक्सप्लोर करना है। तो कंप्यूटर साइंस में अगर उसको सीखना है तो उसको वो बेसिक चीजें पहले फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे, कोडिंग के। उसको सबसे पहले कोडिंग सीखनी चाहिए, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी चाहिए। 11th-12th में मैं जहाँ पे पढ़ा था, डीपीएस मथा रोड में, हम मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मुझे एक इतना अच्छे स्कूल में मेरे पेरेंट्स ने एडमिशन कराया। वहां पे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मैं वहाँ कंप्यूटर टीम में था। तो जो एक अच्छा पीयर ग्रुप होता है, आपको माहौल बहुत जरूरी है। आप उस माहौल में जाएंगे तो आपकी लर्निंग बहुत तेजी से होगी। आप स्टैंड अलोन अगर रहेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आपका माहौल बहुत जरूरी है। आप उस माहौल में जाइए, कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, या कोई भी लोग हो, या कोई भी इस तरह के पर्सन हो, या आप कोई इंटर्नशिप में भी जा सकते हैं, या आप किसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बन रही है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो वहां पे आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, वहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर करने का मतलब है कि आपको उस डिफरेंट डिफरेंट माहौल में जाना है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलना है जो वो काम कर रहे हैं। और दूसरे तरीके हैं, आप बहुत लोगों से बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन है जो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या मान लीजिए कोई भी और कंपनी है, मान लीजिए कोई अमेजोन में काम कर रहा है, अमेजोन में सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, कोई डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा है। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं। लोगों को पसंद आता है अपना काम बताना, कि आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या करते हैं, ये इस चीज का मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो आप जितने लोगों से बात करेंगे, आपको उतनी नॉलेज एक्वायर होगी कि एक्चुअली लोग मार्केट में क्या काम कर रहे हैं। तो ये एक्सप्लोरेशन है, और ये चलता रहेगा, ये अगले 10 साल तक चलेगा। आपको ये नहीं सोचिए कि आपको सारे जवाब आज ही चाहिए। आपको ये एक्सप्लोरेशन करता रहना जब तक आपको अपना पाथ ना मिले। आपके एक्सप्लोरेशन दो हैं, एक आपको अपने इंटरेस्ट, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, इनर एक्सप्लोरेशन। एक आपको आउटर एक्सप्लोरेशन करना है कि बाहर क्या है। और जब आपका इनर और आउटर अलाइन होगा, तो शायद आपको अपना इकिगाई मिलेगा। इकिगाई में जो प्रिंसिपल है, और सर तो बहुत अच्छे से जानते हैं,
वो चार प्रिंसिपल हैं कि एक कि आपको क्या करना पसंद है, दूसरा आपकी उसकी वर्ल्ड में वैल्यू होनी चाहिए, तीसरा आप उसमें अच्छे होने चाहिए, चौथा आप उसमें पैसे कमा सकते हैं। इसके चार प्रिंसिपल्स हैं इकिगाई के, कि वो चीज आपको पसंद है, मतलब आपको, और आप उसकी वर्ल्ड में वैल्यू है, उसके आपको इनकम मिलती है, और उससे किसी का अच्छा हो रहा है या मतलब कुछ भला हो रहा है। तो एग्जैक्टली तो शायद मुझे याद नहीं है, पर इस तरह के चार प्रिंसिपल्स हैं। तो जब तक आप अपने इकिगाई तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप अपना इनर एक्सप्लोरेशन और आउटर एक्सप्लोरेशन चालू रखिए। और जब आपको अपना इकिगाई मिल जाए, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको अपनी लाइफ में ये परस्यू करना है। तब तक आप इसको एक्सप्लोर करें, यही टाइम है एक्सप्लोर करने का। ये बिल्कुल, आज आपको जवाब नहीं ढूंढने सारे, आज आपके पास सारे आंसर नहीं होने चाहिए, लेकिन आज आपके पास एक्सप्लोर, अगले 10 साल का होराइजन लीजिए। आपको शायद एक साल में सारी चीजें ना मिले, पर आपको 10 साल में, 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम है सीखने के लिए, करियर बनाने के लिए। एक साल में करियर नहीं बनता, लेकिन 10 साल में करियर जरूर बनता है। लेकिन आज अगर आप उस पर स्टेप्स लेंगे, तो अगले 10 साल बाद एक बहुत अच्छे करियर पे आप या तो उसकी शुरुआत कर चुके होंगे, या इसमें थोड़ा आगे बढ़ चुके होंगे। तो उस तरह चलिए। एक्सलेंट यार, कुछ और पूछना है? ये तो पता नहीं, मैं एक बार लिखूंगा अच्छे से तो हो सकता है और प्रेम तो क्वेश्चन आए। दिस वाज अ वेरी गुड सेशन। मुझे लगता है हमको एक और सेशन करना चाहिए, मे बी 10-15-20 दिन में एक आध करते हैं। और जब आपका जब फ्री हो जाएंगे, देन वी कैन वर्क ऑन योर चैनल ऑल्सो। जी सर, जी सर। सर यही सब चीजें हैं जो मैंने सोची थी कि, क्योंकि आज के यूथ को नहीं पता होते, और मैं खुद अपने आप को देखता हूँ, तो मेरे को तो सिर्फ पापा ने कहा, क्योंकि मेरे जो पापा कहते थे वो फाइनल अथॉरिटी थे। उन्होंने कहा कि तू डॉक्टर बनना है और तू चला जा, तो यहाँ पे तेरा एडमिशन करा दिया। और डॉक्टर, मतलब वो पूरा सपोर्ट करते थे और बहुत इनकरेज करते थे, लेकिन वो अपना डिसाइड करते थे, मुझे बताते थे और मैं वो करता था। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये मैंने बहुत बाद में सीखी कि आपका क्यों करियर आपके हिसाब से लाइन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका काम, आपको, बहुत लोग इसलिए चुनते हैं करियर कि उन्हें पावर मिलेगी, जैसे आईएएस। ये एक मेरे को आईएएस भी पापा ने मोटिवेट किया था कि आईएएस बनना है, पावर। या लोग करियर इसलिए चुनते हैं कि उन्हें पैसा मिलेगा, या लोग करियर इन लिए सारी मटेरियलिस्टिक चीजों के हिसाब से चुनते हैं। पर एक्चुअल में, और क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया अपने एक्सपीरियंस से, और मैंने एक लेवल से ऊपर जब कमा लिए पैसे, तो मुझे पता चला कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा पैसे का। इनफैक्ट अगर मैं अपना काम एंजॉय नहीं कर रहा, तो मुझे उस पैसे का फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं उस पैसे से पैसा कमा सकता हूँ, और मैं एक अच्छी फैमिली में, एक अच्छे रिच बैकग्राउंड में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी एक बैकग्राउंड पैसा है। तो मुझे उस काम में मीनिंग ढूंढना है। तो यानी कि आपको चाहे पावर मिल जाए, ये आपके गाइडिंग लाइट नहीं होनी चाहिए कि आपको पावर मिलेगी इसलिए आप वो करो। लेकिन अगर आप आईएएस बन भी जाते हो और आपको पावर मिल भी जाती है, आप बहुत जल्दी उसके यूज टू हो जाते हो। फिर आपको कुछ दिनों में, वो अगर वो काम आपको विलेज में जाके एक्चुअल में वहां पे म्युनिसिपल डेवलपमेंट करना पसंद है, लोगों को, जो डेवलपमेंट हो रहा है एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अगर आप वहां पे अपॉइंटेड हैं, तो आपको लोगों की हेल्प करना पसंद है, आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बाद अपना काम करना पसंद है, तब आपके काम का मीनिंग है। अगर आप उसको सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपको पावर चाहिए थी और आपको पैसा चाहिए था, तो आप एक अच्छा आईएएस ऑफिसर कभी नहीं बन सकते सोसाइटी के लिए, क्योंकि आपके खुद के गोल्स ही शैलो है। और वो चीज आपको खुशी भी नहीं देगी। आपको जो खुशी देगी वो आपका काम देगा, एक सेंस ऑफ पर्पस देगा। जब आपके काम में पर्पस है, मीनिंग है, तो आपको हर सुबह उठ के, अगर आपको मन करता है उस काम को करने का, तो आपको खुशी मिलेगी। तो काम वो करिए, वो चुनिए कि जिससे सुबह उठ के आपको मन करे कि आज मुझे ये करना है, उसको चुनिए। ताकि आप उसको जब पूरी लाइफ करेंगे, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, एनर्जाइज रहेंगे। क्योंकि वो चीज आपके साथ रहेगी, वो आपको कॉन्फिडेंस देगी, आपको खुशी देगी, आपको दोस्त देगी। आप जहां रहेंगे वो ये चीज डिसाइड करेगी, आप जिन लोगों के बीच रहेंगे वो ये चीज डिसाइड करेगी, आपको नेटवर्क देगी, आपको सोसाइटी में रेपुटेशन देगी, आपकी पहचान ही वो होगी। तो आपको वो चीज चुननी है जो आपको मोटिवेट करे। हर सुबह उठ के आपको ये लगे कि मुझे करना है, मुझे ये करना है, मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। अगर आपकी हॉबी आपका करियर बन जाता है, तो उससे अच्छा कोई चीज नहीं, उससे अच्छा कोई चीज नहीं। एक्सेलेंट वो एक्सेलेंट। सबसे अच्छा स्पेस है। ठीक है बेटा, तो आपकी नेक्स्ट मीटिंग भी है ना, 9:30 बज गए। जी सर, यस सर, यस सर, ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सो मच यार, आई एम सो ग्रेटफुल दैट थैंक यू सर। हमारे पास आप हैं, आपसे हम डिस्कस कर सके। फिर सर मिलते मुझे भी हैं। बहुत अच्छा लगा अपने आप को एक्सप्रेस करके, आपने मीडियम दिया, थैंक यू सो मच सर। मिलते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। नाइट।